नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। भारत की स्थलीय सीमा रेखा हमने देख ली थी। आज हम चर्चा करेंगे भारत की जो समुद्री सीमा रेखा है या जिसको हम तटीय सीमा रेखा बोलते हैं, उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। तटीय सीमा रेखा की बात करें तो तटीय सीमा रेखा पर सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत के कौन कौन से राज्य तटीय सीमा रेखा बनाते हैं और मुख्य भूमि पर कौन कौन से राज्य हैं जो तटीय सीमा रेखा बनाते हैं। यदि हम भारत की बात करें तो यह आपका प्रायद्वीपीय भारत, जो कि तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है या जल से घिरा हुआ है, इसको हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। और यहां नीचे जो है इसको घेर रखा है हिंद महासागर ने, हिंद महासागर। यदि हम दक्षिण पश्चिमी भाग की बात करें तो यहां स्थित है हमारा अरब सागर। और दक्षिण पूर्वी भाग की यदि हम बात करें तो इधर स्थित है हमारी बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर। इन्होंने भारत को तीनों ओर से घेरा हुआ है और ये जो भाग है इसको हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। अब ये जो भारत की मुख्य भूमि है, इस पर 9 राज्य स्थित है जो कि तटीय सीमा रेखा बनाते हैं। वो 9 राज्य कौन कौन से हैं उन पे हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपका गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद आपका होगा केरल, फिर होगा तमिलनाडु, फिर होगा आंध्र प्रदेश, उसके बाद ओडिशा और ओडिशा के बाद लास्ट जो होगा वो आपका होगा पश्चिम बंगाल। यदि हम इनकी काउंटिंग करें तो 5 और 4 9 राज्य ऐसे हैं मुख्य भूमि पर जो कि तटीय सीमा रेखा बनाते हैं, कोस्टल बाउंड्री बनाते हैं। इन 9 राज्यों में से 5 जो राज्य है वो पश्चिमी तट पर स्थित है और 4 राज्य जो है वो आपके पूर्वी तट पर स्थित है। अब इनको ट्रिक से आप सीधा सा याद रख सकते हो। ट्रिक जब मैंने आपको भारत का मैप बताया था उस समय बताई थी कि जेपी नाम का एक लड़का होता है जो कि राजस्थान आता है, और राजस्थान किस लिए आता है? वो गुड मॉर्निंग जी करने के लिए, गुड मॉर्निंग जी करने के लिए। गुड मॉर्निंग किसको करता है? तो आपने आंसर दिया कि वो गुड मॉर्निंग करता है अपने ताऊ को, जिनका नाम आबू है। अब जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान, ये तो क्योंकि तटीय सीमा रेखा बनाते नहीं है तो इनका हमारे लिए क्रम में कोई महत्व नहीं है यहां पर, क्योंकि जब हम तटीय सीमा रेखा की बात कर रहे हैं तो हमें वही राज्य देखने हैं जो तटीय सीमा रेखा बनाते हैं। तो यहां हम यदि बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा, उसके बाद कर्नाटक और केरल क्योंकि 2 बार आया, फिर आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यू से उड़ीसा जिसका प्राचीन नाम था और वर्तमान नाम क्या है? ओडिशा, और पी से आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। यानी ये 9 राज्य आपके क्रम से याद हो गए। अब इनको लेकर प्रश्न पूछा जाता है, वो किस प्रकार से पूछा जाता है? मान लो आपको पश्चिमी तट के 5 राज्य दे दिए और इनको बोला कि इनको उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर क्रम में व्यवस्थित करो। या दूसरा प्रश्न आपसे कैसे पूछ सकता है? दूसरा प्रश्न पूछ सकता है, पूर्वी तट के आपको राज्य दे दिए, इनको बोल दिया आपको उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर दिशा में व्यवस्थित करो। ऐसी स्थिति में यदि आपको ये ट्रिक याद है तो न केवल आपको भारत का मैप याद होगा बल्कि उसके साथ ही साथ हमें यह भी पता होगा कि इनका क्रम क्या है। तो क्रम को लेकर कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हमें इसका ध्यान रखना है। फिर यदि बात करें भारत की तटीय सीमा रेखा की तो भारत की मुख्य भूमि जो है उसके द्वारा जो तटीय सीमा रेखा बनाई जाती है उसकी लंबाई हमने बात कर ली थी 6100 किलोमीटर। और भारत में यदि द्वीपीय पार्ट को भी मिला लिया जाए, यानी द्वीपों को भी यदि शामिल कर लिया जाए, तो तटीय सीमा रेखा जो बनती है उसकी जो लंबाई है वो है आपके पास 7516.6 किलोमीटर। इसका हमें ध्यान रखना है। अब यहां से जो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है इनको लेकर कि इनमें से कौन सा राज्य न्यूनतम सीमा रेखा बनाता है, कौन सा राज्य अधिकतम तटीय सीमा रेखा बनाता है। इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ यदि हम आगे बात करें तो 9 तो हमारे राज्य, 9 राज्य प्लस 4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो तटीय सीमा रेखा बनाते हैं। 9 राज्य तो हमारे सामने आ गए।
अब यदि हम बात करें कि 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, इधर यदि हम बात करें तो हमारा स्थित है अंडमान निकोबार। इधर यदि हम बात करें बंगाल की खाड़ी में तो स्थित है कौन, अंडमान और निकोबार, जो कि आपके पास क्या बनाता है, तटीय सीमा रेखा। इधर वापस हम बात करेंगे तो इधर हमारा स्थित होगा लक्षद्वीप, जो कि तटीय सीमा रेखा बनाएगा, यानी अंडमान निकोबार, फिर होगा आपका लक्षद्वीप। उसके बाद यदि हम बात करें तो पुदुचेरी, या जिसका प्राचीन नाम पांडिचेरी था, वो भी सीमा रेखा बनाता है। जब हम भौतिक विभाजन देखेंगे भारत का, तब हम देखेंगे कि पांडिचेरी के जो, या पुदुचेरी जिसका वर्तमान नाम है, उसके जो चारों जिले स्थित है, वो कहां स्थित है, यानी यहां से आप याद रख लोगे पुदुचेरी। और लास्ट यदि हम बात करें, चौथा जो आपकी सीमा रेखा बनाता है वो हो जाएगा आपका दमन दीव। यानी ये हमारे 4 केंद्र शासित प्रदेश है। हालांकि अभी दादर और नागर हवेली और दमन और दीव को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, जिसका मुख्यालय जो है वो कहां पे है, दमन में है। इसका हमें ध्यान रखना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि करंट में रहा है तो यहां से सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है। अब देखिए, यहां से यदि हम बात करें तो ये तो है हमारे 4 केंद्र शासित प्रदेश जो कि तटीय सीमा रेखा बनाते हैं। यह है हमारे 9 राज्य जो तटीय सीमा रेखा बनाते हैं। यदि कुल बात करें कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तटीय सीमा बनाते हैं, तब हमारा आंसर होगा 13। 13 में से राज्य कितने, 9 राज्य कौन कौन से, ये आप लोगों के सामने है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। यदि केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश है हमारे 4 जो कि तटीय सीमा रेखा बनाते हैं, और इनका क्रम भी यही है। यानी सर्वाधिक बनाता है आपका आंध्र प्रदेश, फिर लक्षद्वीप, फिर पुदुचेरी, और फिर उसके बाद दमन और दीव। अब इनको आप सीधा सा कैसे याद रखोगे, तो इनको आप सीधा सा ऐसे याद रख सकते हो। आपने एलपीजी का तो नाम सुना होगा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। बस हमें क्या, जी की जगह डी करना है, ए और एलपीडी, ये हो जाएंगे आपके चारों वो केंद्र शासित प्रदेश जो तटीय सीमा रेखा बनाते हैं। और सीमाओं का इनका जो क्रम होगा वो क्रम भी इनका यही होगा। यानी न्यूनतम जो सीमा रेखा बनाई जाती है वो सीमा रेखा बनाई जाती है किसके द्वारा, दमनदीव के द्वारा, और अधिकतम जो सीमा रेखा बनाई जाती है वो अंडमान निकोबार के द्वारा बनाई जाती है। यदि ओवरऑल बात करें कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक सीमा, तो आपका आंसर होगा सर्वाधिक सीमा अंडमान निकोबार के द्वारा बनाई जाती है। लेकिन यदि हम केंद्र शासित प्रदेशों को बाहर निकाल दें तो सर्वाधिक जो सीमा बनाई जाती है वो बनाई जाती है गुजरात के द्वारा। और गुजरात के द्वारा सर्वाधिक सीमा रेखा बनाए जाने के पीछे कारण जो है वो है इसका ये क्रिक वाला पोर्शन, क्योंकि गुजरात में क्रिक वाला पोर्शन, क्रिक बहुत ज्यादा बनते हैं, इसलिए गुजरात की जो तटीय सीमा रेखा है उसकी लंबाई सर्वाधिक है, लगभग है 1214 किलोमीटर के लगभग। तो इसका हमें पता होना चाहिए कि सर्वाधिक तटीय सीमा रेखा राज्यों में से कौन बनाएगा, गुजरात। यदि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को हम मिला लें तो हमारा आंसर होगा अंडमान एवं निकोबार। फिर राज्यों में न्यूनतम जो तटीय सीमा रेखा बनाता है वो आपका बनाता है गोवा राज्य। यानी गोवा जो है वो न्यूनतम सीमा रेखा बनाता है तटीय। अब राज्यों को लेकर प्रश्न पूछे कि अधिकतम, तब हमारा आंसर होगा गुजरात। यदि हमसे पूछे न्यूनतम, तब हमारा आंसर होगा गोवा। और यदि ओवरऑल पूछे कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों सबको मिलाकर सर्वाधिक, तब हमारा आंसर क्या होगा, अंडमान और निकोबार। ये सर्वाधिक सीमा रेखा बनाते हैं कौन सी, तटीय। यानी ये तो बात थी हमारी सर्वाधिक और न्यूनतम। अब मान लो राज्यों का कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर आपसे क्रम पूछ लेता है। जैसे मान लो बहुत अच्छा प्रश्न बनाने का विचार हो उसका, तो उसने आपको 4 राज्य दे दिए, उनका आरोही या अवरोही क्रम आप लोगों से पूछ लिया। उसको लेकर हम लोग किस प्रकार से आंसर करेंगे, उसके लिए देखिए सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इनका अवरोही क्रम है क्या। अवरोही क्रम की यदि हम बात करें, राज्यों की बात कर रहे हैं, तो राज्यों में सर्वाधिक जो सीमा रेखा बनाई जाती है वो बनाई जाती है गुजरात के द्वारा। यानी सर्वाधिक बनाता है आपका कौन, गुजरात। गुजरात के बाद यदि हम बात करें तो गुजरात के बाद आपका बनाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद
कर्नाटक, कर्नाटक के बाद ओडिशा, ओडिशा के बाद केरल। कितने हो गए? 3 3 6 और 1 7। 8वां हमारे पास राज्य जो बचा है वो बचा है पश्चिम बंगाल, और 9वां जो होगा आपका वो हो जाएगा गोवा। यानी ये 9 राज्य जो है उनका अवरोही क्रम है बनाई जाने वाली तटीय सीमा रेखा का। अब इसको याद रखने के लिए हम छोटी सी एक ट्रिक याद रख सकते हैं। ट्रिक आपको इस प्रकार से याद रखनी है कि मान लो कोई समुद्र के रास्ते से आएगा, जैसे मान लो हम किसी के घर जाते हैं मिलने के लिए, तो हम क्या करते हैं, वहां घर जाके और उसके गेट जो होता है उसको हम क्या करते हैं, नॉक करते हैं। गेट को हम क्या करते हैं, नॉक करते हैं। यानी हम गेट बजाते हैं जिससे हम मिलने के लिए जा रहे हैं वो हमारी आवाज को सुन ले और हमसे मिलने के लिए बाहर आ जाए। यानी हम कहीं पर भी जाते हैं किसी से मिलने के लिए तो हम क्या करते हैं, गेट को नॉक करते हैं। तो आपको कुछ इस तरह से याद रखना है कि यदि समुद्र से कोई आएगा भारत की तरफ या समुद्र से कोई व्यक्ति भारत की तरफ आना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, समुद्री जो गेट है उसमें नॉक करना पड़ेगा। और क्योंकि हम जब किसी के घर पे मिलने जाते हैं तो नॉक हम करते हैं, छोटा सा मतलब थोड़ा सा नॉक करते हैं, या फिर हम डोरबेल को बजा देते हैं। लेकिन क्योंकि ये तो समुद्र से आ रहा है तो ऐसे में उसको ज्यादा तेज नॉक करना पड़ेगा। तो आपको सीधा से याद रखना पड़ेगा, नॉक करना पड़ेगा, लेकिन नॉक कैसा करना पड़ेगा, बड़ा, बिग। जी से आपका हो जाएगा गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक। एन को आपको साइलेंट रखना है। ओ से आपका ओडिशा, के से केरला, बी से बंगाल, जी से गोवा। यानी ये आपके हो गए 9 राज्य क्रम से। अब वो चाहे आपसे किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछे, यानी ये जो क्रम है ये अवरोही क्रम है। यानी भारत के राज्य जो है उनके द्वारा बनाई जाने वाली तटीय सीमा रेखा का अवरोही क्रम सीधा सा आप याद रखोगे। समुद्री रास्ते से आने वाला क्या करेगा, गेट में नॉक करेगा, और ये जो नॉक होगी वो कैसी होगी, बड़ी होगी, बिग होगी। जी से गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओडिशा, केरल, बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल, और जी पर आपका हो जाएगा गोवा। यानी ये हो गए आपके 9 राज्य क्रम के साथ। अब इन 9 राज्यों में कुछ तट भी है जो कि इस तटीय क्षेत्र पर स्थित है। उन तटों को लेकर भी आप लोगों से कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। उनको आप किस प्रकार से याद रखोगे उसके लिए भी आप अभी अपन ट्रिक भी देखेंगे। पहले हम उन तटों की जो अवस्थिति है या मैप पर जो उनकी स्थिति है उस स्थिति को देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात में एक तट है जिसका नाम है काठियावाड़, काठियावाड़ तट या काठियावाड़ प्रायद्वीप भी बोला जाता है। उसके बाद यदि हम आगे बढ़े तो आगे आता है हमारा कोंकण तट। कोंकण तट, कोंकण तट महाराष्ट्र और गोवा दोनों में विस्तृत है, लेकिन ज्यादा भाग जो है वो उसका कहां है, महाराष्ट्र में। उसके बाद यदि हम आगे बात करें तो आगे आता है कर्नाटक में एक तट आता है जिसका नाम है कन्नड़। फिर यदि हम आगे बात करें तो यहां केरल में आता है आपका मालाबार तट। यानी 4 तट है इस पश्चिमी जो तटीय भाग है इस पर, काठियावाड़, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार। फिर यदि हम इस तरफ की बात करें कि हमारा जो पूर्वी तट है उस पर कौन कौन से हैं, तो तमिलनाडु में एक तट स्थित है जिसका नाम है कोरोमंडल, कोरोमंडल। फिर यदि हम बात करें आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश में एक तट है जिसका नाम है उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार। फिर आगे हमारा राज्य है ओडिशा, ओडिशा में भी एक तट है, उस तट का नाम है उत्कल तट। और पश्चिम बंगाल में एक तट है जिसका नाम, इसके नाम से आप सीधा सा याद रख लोगे, नाम है बंगाल तट। इसका कई बार आपको एग्जाम में गुजरात तट के नाम से भी प्रयोग कर सकता है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। गुजरात तट वैसे आप गुजरात से सीधा पहचान ही लोगे। यानी ये हमारे मुख्य तट है जो कि हमारा जो तटवर्ती है क्षेत्र उस पर स्थित है। अब इन तटों को हमें क्या करना है, याद रखना है। याद रखना है वही सीधा सा क्रम से आप याद रख लो। क्यों? क्योंकि 4 तट इधर है
और 4 तट इधर है। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों से इनके क्रम को लेकर प्रश्न बहुत अच्छी प्रकार से पूछा जा सकता है। जैसे पीछे ऐसा ही भी प्रश्न पूछा गया था, ये तट दे दिए थे आपको 4, यही 4 तट थे और इनमें से पूछ लिया था कि कौन सा तट जो पश्चिमी भाग है उस पर स्थित नहीं है या पश्चिम तट पर स्थित नहीं है। ऐसी स्थिति में आंसर था कोरोमंडल तट। तो हमें इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं, या प्रश्न वो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा तट पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप इनको किस प्रकार से याद रखोगे, उसके लिए आप एक छोटी सी ट्रिक याद रखो। और ट्रिक है कि हमारे यहां जैसे पिताजी के जो छोटे भाई होते हैं उनको हम बोलते हैं काको। तो आप सीधा सा ऐसे याद रखो, क्योंकि काके और भतीजे की जो है जोड़ी बड़ी शानदार होती है। तो आप सीधा से याद रखो कि जोड़ी कब शानदार होती है, जब काका जो होता है वो कमाल का होता है। तो आप सीधा से याद रखो काको कमाल को और उछल उछल के भंगड़ा करे, उछल उछल के भंगड़ा करे। यदि ये आप याद रख लेते हो तो आपके सारे के सारे तट क्रम से याद हो जाएंगे। का से आपका हो जाएगा काठियावाड़, को से आपका हो जाएगा कोंकण, के से आपका हो जाएगा कन्नड़, माल से आपका हो जाएगा मालाबार, को से आपका हो जाएगा कोरोमंडल, यू स्क्वायर यानी उछल उछल के, इसका मतलब उत्तरी सरकार और उत्कल तट। भंगड़ा करे, भंगड़ा में क्योंकि क्या आता है, बी आता है, बी से आप याद रखोगे बंगाल तट। यदि ये आपको याद होता है काको कमाल को उछल उछल के क्या करे, भंगड़ा करे, ये यदि आपको याद होते हैं तो आपके सारे के सारे तट क्रम से आपको याद हो जाएंगे। अब एग्जामिनर चाहे आपसे कैसे भी प्रश्न पूछे, आपका प्रश्न कभी भी मिस्टेक नहीं होगा। इस बात को आप लोग बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हो और चाहे किसी भी प्रकार का प्रश्न आप लोगों के सामने आए, आपका कभी भी मिस्टेक नहीं होगा। बस एक लाइन याद रखनी है, काको कमाल को क्या करे, उछल उछल के भंगड़ा करे, यानी यू स्क्वायर बी से आप याद रख सकते हो। अब का से आपका काठियावाड़, को से आपका कोंकण, के से आपका कन्नड़, माल से आप याद रखोगे मालाबार, को से आप याद रखोगे कोरोमंडल, यू स्क्वायर है यानी उत्तरी सरकार और उत्कल तट। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, उत्तरी सरकार में ज्यादा अक्षर है इसका मतलब भारी है, और भारी वस्तु हमेशा कहां रहती, नीचे रहती। और उत्कल तट में क्योंकि कम अक्षर है यानी हल्का है, हल्का है तो कहां रहेगा, ऊपर रहेगा। और बी से आपका हो जाएगा क्या, बंगाल तट। यानी ये हो गए हमारे भारत के तट और तटवर्ती जो राज्य हैं उनके बारे में चर्चा। अब जो समुद्री सीमा रेखा है उसको लेकर आगे आप लोगों से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। समुद्री सीमा रेखा जो है उसको लेकर आगे हमें प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा एग्जामिनर सीधा सा आपसे प्रश्न कर लेता है और प्रश्न ये करता है कि आंतरिक जल क्षेत्र क्या है, या प्रश्न आपसे सीधा सा कर लेता है कि समुद्री जो सीमा रेखा है या समुद्री सीमा या क्षेत्रीय सागर जो है वो कहां तक होता है। अगला प्रश्न आपसे इस प्रकार से किया जा सकता है कि अवक्षीण मंडल जो है या जिसको अपन बोलते हैं संलग्न क्षेत्र, वो आधार रेखा से कितनी दूरी तक होता है, या अनन्य क्षेत्र कहां तक होता है, या जो खुला समुद्री क्षेत्र है वो कहां तक होता है। इसको लेकर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर यदि हम चर्चा करें तो सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है आधार रेखा। आधार रेखा का मतलब क्या है। अब ये जैसे हमारा तटीय भाग है, इस तटीय भाग के द्वारा क्योंकि तट का जो निर्माण होगा वो हमेशा कैसा होगा, कटा फटा सा होगा। अब कटा फटा सा होगा तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, एक काल्पनिक रेखा खींच लेंगे कि यहां तक जो है तट का विस्तार है, यानी ये काल्पनिक रेखा खींची जाती है और उसको हम काउंट कर लेते हैं कि यहां तक हमारा तट जो है इसका विस्तार है, और यहां से हम आगे की जो सीमा रेखा है उसको काउंट करना शुरू करेंगे। अब मान लो ये जो आधार रेखा है, इस आधार रेखा को आपने मानक रेखा मान लिया कि ये जो है यहां तक हमारा तट जो है इसके आगे का समुद्री क्षेत्र स्टार्ट होता है, यानी ये जो है इसको आपने क्या माना, आधार रेखा, यानी इसे हमने नाम दे दिया आधार रेखा। यानी तट जो है कटा फटा होता है। अब कटा फटा तट है तो ऐसी स्थिति में यदि आप लंबाई हर जगह से देखोगे तो जो अंदर की तरफ भाग धसा हुआ होगा वहां से लंबाई कम आएगी, और जो बाहर की तरफ उभरा हुआ भाग है वहां से लंबाई ज्यादा आएगी। अगर कोई भी क्षेत्र जो है उसको आप देखोगे तो मान लो यहां कोई बिंदु स्थित है। अब यदि आपने आधार रेखा नहीं खींची तो अब मान लो यह भाग है समुद्र की तरफ बाहर निकला हुआ,
यहां से यदि आप लंबाई निकाल रहे हो और एक ये भाग है जो अपनी जो स्थलीय भाग है उसमें भी थोड़ा अंदर घुसा हुआ है, यहां से यदि हम लंबाई निकालेंगे तो आप बताओ दोनों जगह से दूरी जो आएगी वो अलग अलग आएगी कि नहीं आएगी? यानी अंदर की तरफ जो भाग है इसकी दूरी जो आएगी वो ज्यादा आएगी और बाहर जो निकला हुआ भाग है उससे दूरी जो आएगी वो कम आएगी। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, इससे निजात पाने के लिए एक रेखा खींच ली जाती है। उस रेखा को हम नाम देते हैं आधार रेखा। उस रेखा को हम क्या नाम देते हैं? आधार रेखा। अब देखो हमने एक आधार रेखा मानी, आधार रेखा मानी तो आधार रेखा और ये जो तट है इसके बीच में भी तो यहां कुछ ना कुछ जल होगा। आधार रेखा और ये जो तट है इसके बीच में जो जल होता है इसको बोला जाता है आंतरिक जल। इसको क्या बोला जाता है? आंतरिक जल। प्रश्न सीधा सा पूछा जा सकता है, आधार रेखा और तट के बीच जो जल होता है उसको क्या नाम दिया जाता है? ऐसी स्थिति में हमारा आंसर होगा आंतरिक जल। अब ये जो आधार रेखा है, इस आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक 12 नॉटिकल मील तक की जो दूरी होती है उस दूरी को बोला जाता है समुद्री सीमा। यानी इसको हम क्या नाम देंगे? समुद्री सीमा। यह जो सीमा है इस पर किसी भी देश का पूर्णतः अधिकार होता है। अब यदि मान लो बाहर से कोई यहां आ रहा है उसको परमिशन लेनी पड़ेगी, बिना अनुमति के यहां कोई दूसरे देश से इसमें प्रवेश नहीं कर सकता। यानी इसको हम बोलते हैं सीमा क्षेत्र। यानी जलीय सीमा क्षेत्र जो होता है हमारा वो कहां तक होता है? समुद्री सीमा क्षेत्र कहां तक होता है? 12 नॉटिकल मील तक, या इसी को नाम दिया जाता है क्षेत्रीय सागर। क्षेत्रीय सागर। इसकी जो दूरी है वो हमारी जो आधार रेखा है, ये मत देख लेना कि तट से, आधार रेखा से कितनी है? 12 नॉटिकल मील तक। अब आधार रेखा से यदि हम 24 नॉटिकल मील तक बढ़े, यानी 24 नॉटिकल मील, यहां भी एक और सीमा रेखा का निर्धारण किया जाता है और वो जो सीमा रेखा होती है उसको हम बोलते हैं संलग्न क्षेत्र। यानी इसके बीच में जो क्षेत्र आ रहा है, इससे इधर जो क्षेत्र आ रहा है, इसको हम नाम देते हैं संलग्न क्षेत्र या अवच्छिन्न मंडल। संलग्न क्षेत्र या अवच्छिन्न मंडल। 12 नॉटिकल मील तक समुद्री सीमा क्षेत्र या क्षेत्रीय सागर जिसमें पूर्णतः अधिकार होता है। लेकिन अब ये जो अवच्छिन्न या संलग्न क्षेत्र होता है, अवच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र जो होता है, इसमें पूर्णतः अधिकार, जैसे यहां तो था हमारा पूर्णतः अधिकार, यहां जैसे सफाई वगैरह है उसका कार्य जिस देश के साथ ये लग रहा है उस देश के द्वारा किया जाएगा। साथ ही साथ यहां पर जो वित्तीय कार्य हैं वो भी इस देश के द्वारा किए जाएंगे। और मान लो कोई आ रहा है तो जैसे अपन टैक्स की देखते हैं तो कोस्टल टैक्स जो लगाया जाता है वो इस क्षेत्र पर लगाया जा सकता है। किस पर? संलग्न क्षेत्र या अवच्छिन्न क्षेत्र में। फिर आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील ये जो क्षेत्र होता है इसको बोला जाता है अनन्य क्षेत्र। इसको क्या बोला जाता है? अनन्य क्षेत्र। यानी ये वो क्षेत्र है जहां पर वैज्ञानिक अनुसंधान किए जा सकते हैं, साथ ही साथ नए जो द्वीप है उनकी खोज की जा सकती है। खुला समुद्री क्षेत्र जो होता है वो 200 नॉटिकल मील के बाद का क्षेत्र होता है जहां विश्व का जो प्रत्येक देश है उसको समान रूप से अधिकार होता है। अब प्रश्न यहां से कैसे? सबसे पहला हमें आधार रेखा का ध्यान रखना है। आधार रेखा का मतलब है एक काल्पनिक रेखा जिससे हम तट का निर्धारण करते हैं। इस आधार रेखा और तट के बीच जो जल भरा हुआ है इसको बोला जाता है आंतरिक जल। आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील सीमा क्षेत्र या क्षेत्रीय सागर, आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक संलग्न क्षेत्र या अवच्छिन्न मंडल, आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक अनन्य क्षेत्र जिसको हम EEZ के नाम से भी जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म होती है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन। 200 नॉटिकल मील तक ये आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र हो गया, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। और 200 नॉटिकल मील जो है उसके बाद आपका होता है खुला समुद्री क्षेत्र जहां विश्व के प्रत्येक देश को समान रूप से अधिकार होता है। 12 नॉटिकल मील तक पूर्ण रूप से
जिस देश से ये 12 नॉटिकल मील दूरी पर है उस देश का पूर्ण अधिकार होता है। 24 नॉटिकल मील तक हम सीमा शुल्क लगा सकते हैं। साथ ही साथ यहां तक की जो साफ सफाई होती है उसका खर्चा भी इस देश के द्वारा ही वहन किया जाता है, या इसकी साफ सफाई जो है उसको रखना भी इस देश का काम ही होता है। फिर 200 नॉटिकल मील तक हम वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकते हैं, नए द्वीपों की खोज कर सकते हैं, लेकिन 200 नॉटिकल मील के बाद का जो क्षेत्र आता है वो फिर पूरे विश्व के देश जो है उनके लिए खुला हो जाता है, जिसको हम खुला समुद्री क्षेत्र बोलते हैं। तो ये तो था हमारी समुद्री सीमा से लेकर हमें किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं उस पर। अब यदि हम बात करें तो आपने देखा होगा बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है 8 डिग्री चैनल किन किन को अलग करता है, 9 डिग्री किन किन को अलग करता है, 10 डिग्री किन किन को अलग करता है, या आदम ब्रिज, पाक जल संधि। तो इनको लेकर हम चर्चा कर लेते हैं। यदि हम बात करें भारत की तो ये हमारा भारत का दक्षिण वाला क्षेत्र, यहां एक देश है जो है श्रीलंका। फिर यदि हम बात करें इधर स्थित है मालदीव, इधर स्थित है इंडोनेशिया, और इधर हमने देखा था म्यांमार। अब यदि हम बात करें तो हमारी बंगाल की खाड़ी वाला जो क्षेत्र है उसमें स्थित है हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जो कुछ इस तरह से रैखिक रूप में, और इस तरफ जो स्थित है वो है हमारा लक्षद्वीप। अब इधर लक्षद्वीप, उधर अंडमान और निकोबार, ये हमारा म्यांमार, इधर इंडोनेशिया, इधर मालदीव और ये श्रीलंका। अब देखिए मालदीव का ये जो है भाग, इसका नाम है मिनिकॉय। यह आपका हो जाएगा लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, मालदीव, यह आपका अंडमान निकोबार। अब अंडमान निकोबार में यदि हम बात करें तो यह आपका हो जाएगा ग्रेट निकोबार, यह आपका हो जाएगा कार निकोबार, यह आपका हो जाएगा लघु अंडमान, यह आपका हो जाएगा दक्षिण अंडमान, यह आपका हो जाएगा उत्तरी अंडमान। आगे यहां म्यांमार का एक द्वीप स्थित है जिसका नाम है कोको द्वीप। यानी ये हमने बेसिकली जो जहां से हमें एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनको हमने देख लिया। अब देखिए उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप के बीच एक जल संधि है जिसका नाम है, जिसको हम बोलते हैं कोको चैनल। आपको सीधा से याद रखना है कोको चैनल किसको अलग करता है। कोको चैनल अलग करता है म्यांमार और अंडमान को, या प्रॉपरली यदि हम इसका आंसर दें तो कोको द्वीप जो कि किसके कब्जे में, म्यांमार के कब्जे में, उसको और उत्तरी अंडमान को अलग करता है कौन, कोको चैनल। कोको चैनल के बाद यदि हम बात करें डंकन पास की, तो डंकन पास जो है उसके द्वारा अलग किया जाता है। देखो डंकन, आप देखो यहां देखोगे तो आपको नजर आएगा डंकन, डंकन स्टार्ट हो रहा है डी से। डी अगर हम देखें तो खाली दक्षिण में ही आता है। तो दक्षिण जो अंडमान है, दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान जो है इसको अलग किया जाता है डंकन पास के द्वारा। इनको अलग किया जाता है डंकन पास के द्वारा। और 10 डिग्री जो चैनल है, यानी जिसको हम बोलते हैं 10 डिग्री अक्षांश, 10 डिग्री अक्षांश के द्वारा अलग किया जाता है लघु अंडमान और कार निकोबार को। यानी 10 डिग्री चैनल जो है उसके द्वारा अलग किया जाता है लघु अंडमान और कार निकोबार को। फिर ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में एक द्वीप है जिसका नाम है सुमात्रा। इस सुमात्रा द्वीप और ग्रेट निकोबार को जो अलग करता है वो करता है ग्रेट चैनल, या जिसको बोला जाता है महान चैनल। ग्रेट चैनल या महान चैनल जो अलग करता है सुमात्रा और ग्रेट निकोबार को। फिर मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है 8 डिग्री चैनल।
मिनिकॉय और लक्षद्वीप इनको अलग करता है 9 डिग्री चैनल। श्रीलंका और इधर हमारा भारत में यदि हम बात करें तो इधर हमारा राज्य है तमिलनाडु, यहां स्थित है पाक जल संधि। यहां रामेश्वरम में एक द्वीप स्थित है, रामेश्वरम द्वीप, और पंबन के बीच एक ब्रिज बना हुआ है जिसको हम पंबन द्वीप या जिसको हम बोलते हैं आदम ब्रिज या राम सेतु। ये किन दो देशों के बीच है? तब हमारा आंसर होता है श्रीलंका के बीच। इधर एक खाड़ी है और जिसको हम बोलते हैं मन्नार की खाड़ी। यानी प्रश्न यदि आपसे पूछा जाए कि पाक जल संधि के द्वारा कौन से दो देश अलग होते हैं, तो भारत और श्रीलंका। यह प्रश्न ऐसे पूछा जाए कि श्रीलंका और भारत के बीच कौन सी जल संधि स्थित है, तब हमारा आंसर होगा पाक जल संधि। आदम ब्रिज या राम सेतु जिसको हम बोलते हैं, फिर मन्नार की खाड़ी किन दो देशों के बीच स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच। फिर आपका आएगा पंबन द्वीप किन दो देशों के बीच है, तभी हमारा जो आंसर होगा वो होगा भारत और श्रीलंका के बीच। फिर यदि हम बात करें कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान को, कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान को अलग जो करता है उसका नाम है कोको चैनल। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान, डी दक्षिण का मतलब डी से आप याद रखोगे डंकन पास अलग करता है लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान को। फिर कार निकोबार और लघु अंडमान इनको अलग करता है 10 डिग्री चैनल या 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश। महान चैनल या ग्रेट चैनल जो है वो अलग करता है, ग्रेट से आप याद रखो ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया मतलब सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया का, इनको अलग कौन करता है? तब हमारा आंसर होगा ग्रेट चैनल या महान चैनल। फिर आता है मालदीव और मिनिकॉय, इनको अलग करता है 8 डिग्री चैनल। मिनिकॉय और लक्षद्वीप इनको अलग करता है 9 डिग्री चैनल। अब करना है इनको याद। एक ट्रिक में आप किस प्रकार से याद रख सकते हो, आप सीधा सा ऐसे याद रखो कि मामी से मिलने गया तो छोटी कार दिलवाई, यानी ये तो हो जाएगा आपका 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री। कैसे? मां से आपका हो जाएगा मालदीव, मी से आपका हो जाएगा मिनिकॉय, कौन सा चैनल? 8 डिग्री चैनल। मी से आपका हो जाएगा मिनिकॉय, ले से आपका हो जाएगा लक्षद्वीप, कौन सा चैनल? 9 डिग्री। छोटी को हम बोलते हैं लघु, यानी लघु अंडमान। कार से आप याद रखोगे कार निकोबार, कौन सा चैनल? 10 डिग्री चैनल। आप इस तरह से भी याद रख सकते हो कि मामी से मिलने गया तो 10 रुपए की छोटी कार दिलवाई, तो इससे आपको याद हो जाएगा कि 10 डिग्री जो है वो लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच स्थित है। यानी यह तो था कि 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री को लेकर आप किस प्रकार से याद कर सकते हो। अब बाकी बचे आपके कौन कौन से, ये तो हमें सीधे सीधे याद रखने पड़ेंगे। पाक जल संधि, मन्नार की खाड़ी, आदम ब्रिज, राम सेतु, पंबन द्वीप, ये सारे के सारे किसके बीच स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच। फिर हमें याद करना है कोको चैनल। कोको से ऐसे याद रखो, कोको से आप याद रखो कोकोनेट किसके मंदिर में चढ़ाते हैं? बर्मा जी के मंदिर में चढ़ाते हैं। बर्मा प्राचीन नाम था किसका? म्यांमार का, तो म्यांमार से आप याद रख लोगे। म्यांमार और उत्तरी अंडमान जो है इनके बीच कौन सा चैनल है? कोकोनेट मतलब नारियल चैनल, याद रखो आप कोको चैनल। यानी कोको द्वीप तो है म्यांमार का और उत्तरी अंडमान। उसके बाद यदि हम बात करें डंकन से आप याद रखो दक्षिण, डंकन से आप याद रखो दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच कौन सा पास है? तब हमारा आंसर होगा डंकन पास, और 10 डिग्री चैनल हमारा हो ही गया। फिर आप याद रखो ग्रेट का मतलब आप ऐसे याद रखो आई, यानी इंडिया इंडोनेशिया, इनके बीच भाई आई और आई के बीच कोई भी आएगा इसका मतलब क्या है? वो ग्रेट ही होगा। इंडिया इंडोनेशिया, इंडिया का कौन सा पोर्शन? ग्रेट निकोबार, जो चैनल का नाम है वही नाम इसका है, ग्रेट निकोबार। और इधर कौन है? इंडोनेशिया का कौन सा द्वीप? सुमात्रा द्वीप। इन दोनों के बीच कौन सा चैनल स्थित है? ग्रेट चैनल या महान चैनल। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है
वो आप लोगों के लिए उपयोगी होगी।